मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप लोगों को 80C के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इस सेक्शन के अंदर कितनी छूट मिलती है, कितनी कितनी कौन कौन सी योजनाओं के तहत आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो 80C एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है, एक हिस्सा है। इस सेक्शन में उन इन्वेस्टमेंट विकल्प या माध्यमों के बारे में बताया गया है जिनमें निवेश कर इनकम टैक्स में आप छूट का दावा कर सकते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में आप टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको 31 मार्च तक निवेश करना होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख तक के निवेश पर आपको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। निवेश आप जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 80C के तहत आपको 1.5 लाख का ही दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। 80C के तहत निवेश कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, तो इसमें कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद रहते हैं, जैसे कि LIC इंश्योरेंस, यूनाइट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, प्रोविडेंट फंड, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 ईयर बैंक FD, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, सुकन्या समृद्धि अकाउंट ELSS, इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग। ELSS को इक्विटी लिंक शेयर स्कीम बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं, जिसमें आपका पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में लगाया जाता है। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इसके अलावा ट्यूशन्स फीस। आमतौर पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आने वाले टैक्स बचत के सभी निवेश में लॉक इन होता है। इसका मतलब है कि निवेश करने के बाद कुछ समय तक आप इनसे पैसा निकाल नहीं सकते। आइए इनकम टैक्स बचत के कुछ लोकप्रिय निवेश उत्पादकों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसमें 80C के तहत टैक्स बचत का लाभ मिल सके। जिसमें सबसे पहला है PPF फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट में निवेश कर इनकम टैक्स में राहत पा सकते हैं। अगर आप PPF में निवेश माता पिता या भाई बहन के अकाउंट में करते हैं तो आपको टैक्स में कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। PPF अकाउंट जिस वर्ष खुलता है उसके 15 सालों में वह मैच्योर होता है, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड जो होता है वो 15 साल होता है। इस हिसाब से जो रकम आपने PPF में पहले साल में निवेश की है वो 15 साल के लिए लॉक हो जाएगी। इसी तर्ज पर PPF में दूसरे साल का निवेश 14 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो यानी कि जिस दिन से आप शुरू करते हैं उस दिन से आपका 15 दिन का लॉक इन पीरियड, इसमें 15 साल का इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा। PPF अकाउंट मैच्योर होने पर 5 साल के ब्लॉक में अकाउंट की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह वास्तव में EEE कैटेगरी का निवेश उत्पादन है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश के वक्त टैक्स लाभ, ब्याज और टैक्स लाभ और मैच्योरिटी पर रकम निकासी पर भी टैक्स छूट मिलती है। इस पर दिए जाने ब्याज के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय हर तिमाही में दरें घोषित करता है। यानी कि जो PPF की दरें होती हैं वो हर तिमाही पे बदलती रहती हैं। इसके बाद अगला है EPF या VPF, कर्मचारी भविष्य निधि या स्वैच्छिक भविष्य निधि। अगर आप सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयड हैं तो निवेश के इस विकल्प में आप पहले से ही निवेश करते रहे हैं। हर महीने आपको मिलने वाले वेतन से पहले से ही आपके EPF अकाउंट में रकम जमा हो जाती है। इससे आपके वेतन में काटकर इसमें जमा किया जाता है। अगर आप अपनी सैलरी स्लिप की जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीने EPF में कितना निवेश कर रहे हैं। तो
ये डायरेक्ट आपका जिनका ईपीएफ कटता है वो डायरेक्ट सैलरी से कट जाता है। अगर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए की निवेश सीमा पाने के लिए आपको केवल बची हुई राशि टैक्स छूट के निवेश करनी है, यह ध्यान रखें। तीसरी जो स्कीम है इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस। ईएलएसएस वास्तव में 3 साल की लॉक इन अवधि वाले इक्विटी लिक्विड म्यूचुअल फंड है। ये ईएलएसएस में निवेश करने पर आप 3 साल के अंदर इस रकम को निकाल नहीं सकते। बहुत से लोग ईएलएसएस को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एसआईपी के जरिए ईएलएसएस में निवेश करते हैं तो हर एसआईपी की किस्त 3 साल की अवधि के लिए लॉक हो जाएगी। यदि एसआईपी की पहली किस्त 15 अप्रैल 2018 को दी गई है तो इससे खरीदी गई म्यूचुअल फंड यूनिट 15 अप्रैल 2021 तक नहीं बेची जा सकती। सिप की दूसरी किस्त 15 मई 2018 से खरीदी गई यूनिट आप 15 मई 2021 तक नहीं बेच सकते। एलएसएस यूनिट में 3 साल का लॉक इन होता है, इसलिए यूनिट बेचने पर होने वाले फ़ायदे पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद है चौथा टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए चुने गए प्रीमियम की रकम पर आपका इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। टर्म प्लान वास्तव में बहुत मामूली प्रीमियम पर काफ़ी अधिक जीवन बीमा कवर खरीदने का मौका देता है। किसी टर्म प्लान में 30 साल के लिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 करोड़ का आयकर सालाना 7 से 10 हज़ार रुपये के प्रीमियम पर मिलता है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ के लिए आपको हर साल नए प्लान की ज़रूरत नहीं है। एक पॉलिसी में सालाना आपका रिवेन्यू प्रीमियम भी सेक्शन 80C के तहत कर छूट पाने योग्य है। 5वां प्लान है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको यूलिप कहते हैं। यूलिप जीवन बीमा योजना और निवेश का एक मिला जुला रूप है। इसके लिए चुकाए जाने वाले प्रीमियम में एक हिस्सा जीवन बीमा कवर के लिए, बाकी बचा हुआ हिस्सा रिटर्न के लिए किसी फंड में निवेश किया जाता है। यूलिप में चुकाए गए प्रीमियम की पूरी रकम पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा 5 साल के बैंक फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं। निवेश के इस विकल्प को आमतौर पर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के रूप में माना जाता है। फिक्स डिपॉजिट की अवधि 5 साल की होती है। इसका मतलब है कि इस तरह के फिक्स डिपॉजिट में निवेश को आप 5 साल से पहले भुगतान नहीं कर सकते हैं। इन पे भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। डाकघर में 5 साल की जमा राशि तो सेक्शन 80C के तहत बचत वाला यह उत्पाद बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है। यदि आप निवेश करने के लिए 5 साल के अंदर इसे भुगतान करते हैं तो इस पर इनकम टैक्स वापस ले लिया जाएगा। इस तरह के डिपॉजिट के लिए ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही में चेंज की जाती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC इनकम टैक्स बचत के लिए काफ़ी समय से लोगों का पसंदीदा निवेश विकल्प है। इसकी परिपक्वता अवधि 6 साल की है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत वाले इस निवेश विकल्प में समय से पहले कोई भुगतान संभव नहीं है। मिलने वाले ब्याज दर पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि शुरुआती सालों में कमाए गए ब्याज को NSC में निवेश समझा जाता है। यह सेक्शन 80C के तहत छूट के लिए पात्र है। इस हिसाब से आखिरी साल में मिला ब्याज ही टैक्स देनदारी में लायक माना जाएगा। वित्त मंत्रालय हर तिमाही में इसकी ब्याज दर की घोषणा करता है। इस समय NSC पर 7.6% सालाना ब्याज चल रहा है। इसके बाद 10वां है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। केवल सीनियर सिटीजन ही इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी की अवधि 5 साल है। सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स बचत के इस विकल्प में भी रकम की अधिकांश निकासी की अनुमति नहीं है। हालांकि आप कुछ जुर्माना देकर अकाउंट को 5 साल से पहले भी बंद कर सकते हैं। ECSS में निवेश को समय से पहले बंद करने पर आपको सभी टैक्स बेनिफिट वापस ले लिए जाएंगे। इस पर ब्याज दरों की घोषणा भी वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही में की जाती है। इसके अलावा 11वां जो स्कीम है वो होम लोन के मूलधन पर टैक्स छूट। अगर आपने होम लोन लिया है तो लोन के मूलधन का भुगतान भी इस इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आप उस पर लाभ ले सकते हैं।
शर्त यह है कि आप निर्माणाधीन प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए मूलधन के भुगतान पर सेक्शन 80C के तहत लाभ नहीं ले सकते। घर का निर्माण कार्य पूर्ण या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में ही आप इस कटौती का लाभ ले सकते हैं। इस प्रावधान में घर खरीदने के लिए चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए भी टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि इस तरह के शुल्क के भुगतान पर लाभ केवल उसी साल लिया जाता है जब आपने भुगतान किया हो। जिस साल आपको घर पर कब्जा मिलता है उस वित्त वर्ष के अगर आप 5 साल के अंदर घर बेच देते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट वापस ले लिए जाएंगे। इसके बाद अगली स्कीम है 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर राहत। आप 2 बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की ट्यूशन फीस पर भी सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं आप किसी भी 2 बच्चों के लिए यह दावा कर सकते हैं। इसके लिए यह शर्त है कि भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को फीस का भुगतान किया जाना चाहिए। टैक्स में राहत केवल पूर्णकालिक शिक्षा फुल टाइम एजुकेशन के लिए ही उपलब्ध है। टैक्स राहत के दायरे में निजी ट्यूशन, कोचिंग क्लास या कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं आता है। अपनी शिक्षा या जीवन साथी की शिक्षा के लिए पढ़ाई पर किया गया खर्च भी टैक्स बेनिफिट के दायरे में नहीं आता है। अगली जो स्कीम है वह सुकन्या समृद्धि योजना SSY। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च की गई यह स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिहाज से बेहतरीन विकल्प है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप अपनी बेटी के लिए SSY खाता खोल सकते हैं। SSY अकाउंट आपकी बेटी की 21 साल का होने पर मैच्योर होगा। आप बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए SSY अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। यह वास्तव में EEE कैटेगरी का निवेश उत्पाद है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश के वक्त टैक्स लाभ, ब्याज पर टैक्स लाभ और मैच्योरिटी पर रकम निकासी पर भी टैक्स छूट मिलती है। ब्याज दर की घोषणा हर तिमाही पर होती है। अगली जो स्कीम है वो बीमा कंपनी की पेंशन योजना सेक्शन 80CCC। अगर आप बीमा कंपनी के पेंशन प्लान में निवेश करते हैं तो आप इस रकम में 1.5 लाख रुपए पर टैक्स लाभ ले सकते हैं। यदि आप मैच्योरिटी से पहले पेंशन योजना को सरेंडर करते हैं तो उससे मिलने वाली रकम को उस साल की आमदनी माना जाएगा और आपको उस पर भी इनकम टैक्स देना होगा। ध्यान रहे कि सेक्शन 80C और 80CCC के तहत कुल मिलाकर टैक्स बेनिफिट के लिए रकम 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो अगली स्कीम है वो है राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS या अटल पेंशन योजना APY सेक्शन 80CCD। निवेश का यह विकल्प थोड़ा जटिल है। अगर आप सेक्शन 80CCD 1 के तहत NPS में सालाना 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो यह सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले लाभ में शामिल है। अगर आप NPS में सेक्शन 80CCD 1B के तहत सालाना 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यह इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C से अलग है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर भी आपको यही टैक्स लाभ मिलेगा। अब इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर और इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, फिर लॉकिंग पीरियड है और उसके ऊपर रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर रिटर्न इन परसेंटेज पर ईयर, गारंटीड रिटर्न यस और नो। तो इस कैटेगरी के माध्यम से हम लोग इनको समराइज़ करेंगे। तो जैसे पहला है PPF, तो PPF का जो लॉक इन पीरियड होगा वो होगा आपका 15 साल का और इसमें रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट कोई रिस्क नहीं होगा। रिटर्न इन पर एनम, तो इसमें 8% का रिटर्न आपको मिलेगा और इसका जो गारंटीड रिटर्न होता है वो यस है, यानी कि आपको गारंटीड रिटर्न इसमें मिलेगा। इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की जो लॉक इन पीरियड होती है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती है और इस पर भी रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होता है और इस पर जो आपका रिटर्न बनता है वो 5 से 7% के बीच में रहेगा और इसमें भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। अगला है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 21 साल के लिए होता है। रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होता है और इसका जो रिटर्न होता है वो 8.5% के आसपास है और इस पर भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। अगला है NSC, नेशनल स्कीम सेविंग सर्टिफिकेट, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का लॉक इन पीरियड 5 साल रहता है। इस पर भी
रिस्क नहीं रहता है, 8% का रिटर्न लगभग रहता है और गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा। इसके बाद है 5 ईयर बैंक एफडी। अगर आप 5 ईयर की बैंक एफडी लेते हैं तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 ईयर हो जाएगा। इसमें भी रिस्क कोई नहीं रहता है और इस पे जो रिटर्न है वो 7 से 8% आपको सालाना मिल जाता है और गारंटीड आपको रिटर्न मिलता है इस लॉक इन पीरियड के बाद। इसके बाद आता है SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी आपकी 5 साल के लिए वैलिड होती है, 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। इसका जो रिटर्न परसेंटेज है वो 8.5% आपका एनुअल होता है और इसमें भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। तो ये सारी स्कीम्स तो आपके लिए गारंटीड स्कीम है। इसके अंदर आपका एक लॉक इन पीरियड रहेगा, उस पीरियड के बाद आपको एक फ़िक्स अमाउंट आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। इसके बाद जो स्कीम है ये आपकी यूलिप और ELSS म्यूचुअल फंड, ये दोनों आपकी मार्केट बेस्ड होती हैं। इनका पैसा मार्केट में, शेयर मार्केट में लगता है, तो ये मार्केट के अंडर रहती हैं। मार्केट के जैसे रिटर्न होंगे उस हिसाब से इनके रिटर्न घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे यूलिप का जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है और ELSS का 3 साल का है। इसमें रिस्क हाई रहता है और इसमें जो रिटर्न का प्रतिशत है वो 8 से 10% यूलिप में और ELSS में 12 से 15% रहता है। लेकिन इसमें आपको गारंटी नहीं ली जा सकती है कि आपको रिटर्न होगा, क्योंकि ये अंडर मार्केट रिस्क रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 80C के तहत जितने भी निवेश हैं उनके बारीकी से अध्ययन करके आप उसमें अधिक से अधिक रिबेट का लाभ ले सकते हैं, इनकम टैक्स में अपना रिबेट ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।